इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई रिपीट, जैसे हमने ये 3 फिंगर्स ली हैं, इसमें ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो किसी भी उस पे अगर आप बोलो कि इधर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके एक परपेंडिकुलर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक पे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक पर्सन का ऑरा होता है ना, कोई पर्सन होता है बहुत पॉजिटिव पर्सन तो उसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, ठीक है, कोई बड़ा गुस्सैल पर्सन तो उसे नेगेटिव वाइब्स आती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एक ऑरा है, जहां वो मूव करेगा उसके एक परपेंडिकुलर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ चलती है, ठीक है। इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। और ये जो रेडिएशंस है ये ऐसे वेव की तरह ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला है। इलेक्ट्रॉन का पहले ऐसे सपोज था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है, जैसे हम लोग पार्टिकल हैं, अगर जैसे आप जिस जगह पर अभी बैठे हो, आप एक पार्टिकल हो जिसका कुछ मास है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, मैटर हो, ठीक है। तो वैसा पार्टिकल नेचर होता है कि आप जहां बैठे हो साइमल्टेनियसली कोई और वहां पर नहीं बैठ सकता है, दैट इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। लेकिन जैसे वेव्स होती हैं, वेव्स क्या करती हैं, आपस में ओवरलैप कर सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने पानी को ही देखा होगा, पानी लहरें उठती हैं तो वो आपस में ऐसे ओवरलैप करती हैं, ठीक है, या स्टोन फेंकते हो रिपल्स बनते हैं तो वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। वेव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। एक वेव दूसरी वेव के साथ अगर तो वो सेम फेज में है तो ऐड हो सकती है, ठीक है। जैसे ये मेरी एक वेव है, ये मेरी दूसरी वेव है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये दोनों सेम फेज में है, ये दोनों ऐड होके डबल हो जाएंगी, ये नीचे वाली ऐड होके डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो एडिशन एडिटिव इफेक्ट है वेव्स का। ये एक वेव ये दूसरी वेव ऐड हो गई, या फिर एक वेव जो है अगर दूसरी वेव इसके ऑपोजिट फेज में है तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, ये इसके साथ ये इसके साथ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कि एक वेव दूसरे वेव के उससे कैंसल आउट हो जाती है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो वेव नेचर को सिग्निफाई करती हैं। ये कहता है the radiations which are associated with electric and magnetic fields when electrically charged particle, जैसे मैंने कहा हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, that moves under acceleration alternating electric and magnetic fields are produced, कि एक परपेंडिकुलर पे अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके दूसरे परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ साथ चलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ वो आपको 3D में दिखाई हुई है बुक में, ठीक है। एंड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करते वो करता है, ठीक है। लिख लो पहले इसको। फिर इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, एक तो यही करेक्टरिस्टिक हो गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सारी, ठीक है। दूसरा हो गया इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता आगे ट्रांसमिट होने के लिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है। और कौन कौन सी हैं वो वेव्स, ये हैं, हम हमारे पूरे इन वेव्स का ना एक पूरा एक अरेंजमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
इसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे इन रेज को मैं अगले पेज पे इसको लिखती हूँ थोड़ा खुला खुला, ताकि उसका निमोनिक भी आप याद रख सको। दिस वाज, मैंने शायद पिछली बार बताया भी हो। ये अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। कॉस्मिक रेज ये एनसीईआरटी में नहीं है। देन गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, infrared rays, then microwaves and radio waves। ठीक है, तो ये जो रेज हैं इनको आपको याद करना होता है। इसमें आपने देखा होगा हम लोग कभी कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या है, वो रेज हमारी बॉडी के थ्रू पास करके स्केलेटल की पूरी इमेजेस दे देती हैं, तो वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, गामा तो हम नहीं इतने यूज करते, एक्सरे आपने सुना होगा। तो मतलब आपको उससे याद रखना है कि इस साइड जो है इन रेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, और इस साइड को इन रेज की वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो विजिबल रीजन है विबग्योर इसमें आता है, और ये 400 टू 750 नैनोमीटर की रेंज में ये रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, 400 टू 750 नैनोमीटर की रेंज में ये होती हैं। और इनको याद करने के लिए आप लिख सकते हो यहां पर, ये इधर से शुरू करते हैं। दिस इज कार गुड एक्सयूवी इन माय रेंज। ठीक है, कार गुड एक्सयूवी इन माय रेंज। कॉस्मिक मैंने बोला है नहीं, पर कार हमारी यही है, इसीलिए कॉस्मिक लिखा है। गुड गामा, एक्स रेज, एक्सयूवी में एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। इन इज फॉर इंफ्रारेड, एम माइक्रो, माई वाला, और रेंज में रेडियो वेव्स। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटी टर्म्स आती हैं वेव नेचर में, कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, जरा करो अनम्यूट अपना माइक, मुझे बता सकते हो वेवलेंथ किसको बोलते हैं? व्हाट इज वेवलेंथ, पता है किसी को? एक तो ये कर लो, पहले ये लिख लो, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट है आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलता है किसकी लैम्डा ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, पहले मुझे कोई उठ के बताएगा क्लास में कहाँ तक कर लिया है आपने, या ये तो मैं करवा रही हूँ अभी वेवलेंथ वाला ये फॉर्मूलाज, और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है कि आगे करेंगे? कोई एक स्टूडेंट आके मुझे बताएगा कहाँ तक किया क्लास में। बोलो।
डी ब्रॉगली तक कर लिया, और उससे पीछे कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा आप करना चाहते हो? ये तो अभी हो जाएगा। बोलो टॉपिक्स, बाकी से स्टूडेंट से पूछ लो। मेडिकल के सेक्शन भी अपना कोई टॉपिक्स अगर शेयर करना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट करो और टॉपिक बता दो, आप ही के लिए वो है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, लेट मी नो, आई विल डू दैट विथ यू। बोलो। इनमें जो टॉपिक्स बेटे जो करने हैं वेव नेचर के बाद, सब आता है, ये सब करना है। बोलो। चलो फिर रहने दो, मैं सभी करवा दूंगी जब आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बोल रहे हो। हाँ जी। चलो अच्छा, ये कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे बताओगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? हाँ जी। रहने दो फिर, मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले करते हैं हम वेवलेंथ। वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, क्या होती है वेवलेंथ? जैसे वेव हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टिप पे, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। ठीक है, न्यू है सिंबल फ्रीक्वेंसी का। और ये है नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। नंबर ऑफ वेव्स which pass through a given point in 1 second. In 1 second. ठीक है, देखो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 second। फिर करते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक वेव पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी इज, वी से डिनोट करते हैं, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव number of waves in a second।
ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी। देन कम्स वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को आप न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, न्यू के ऊपर ऐसे लाइन लगा के न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हो। और ये है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ 1/λ जिसको हम बोलते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये चारों आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। हम आगे करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये जितने भी इसके भी फॉर्मूला हैं मैं उसी में आपको करवा देती हूँ। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, उसमें ये कहता है कि जैसे अगर हमारे रूम में ये लाइट है, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये लाइट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि फ्लिकर नहीं कर रही, तो हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूस है। पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, या एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट जो है उसको क्वांटम बोलते हैं, और लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट फोटोन होता है। ठीक है, तो हमें ये अपियर होता है कि वो कॉन्टिन्यूस है, पर एक्चुअली वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। और होल नंबर पैकेट्स होते हैं, जैसे कि हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो या तो हम एक स्टेयर चढ़ेंगे, या दो चढ़ेंगे, या 10 चढ़ेंगे, 20 चढ़ेंगे। 1.5 स्टेयर्स या 1.25 स्टेयर्स या 2.3 स्टेयर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो उसमें भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल कोई वो नहीं, तब होल नंबर मल्टीपल्स के फॉर्म में, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड or absorbed in small packets, in small discrete packets ठीक है, and the smallest packet of energy is called quantum. Quantum. And smallest packet of light energy, smallest packet of light energy is called photon. Is called photon. ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ये कहता है that E is directly proportional sorry E is directly proportional to nu, या E is equal to h nu। ठीक है, एंड nu जो है that can be replaced by c upon lambda। 1/λ न्यू बार होता है। सपोज आप ये जो फॉर्मूला है वो n नंबर ऑफ मोल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स किसी के लिए कर रहे हो, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू बन जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में न्यू की वैल्यू नहीं दी है, तो टाइम पीरियड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है जिसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम सिंबल्स लिख लेते हैं कि क्या चीज का क्या सिंबल है।
अब इसमें E जो है दैट इज एनर्जी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, H is Planck's constant, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. लैम्डा है वेवलेंथ, न्यू बार है वेव नंबर, n है जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक है, और t है टाइम पीरियड, t is टाइम पीरियड। ठीक है, आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी जितनी भी पॉसिबल इसमें रिप्लेसमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पर क्या रिप्लेस किया हमने कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो हमने नीचे न्यू को रिप्लेस करके ये कर दिया। यहाँ क्या किया हमने, न्यू बार क्या होता है 1/λ, तो हमने न्यू बार लिख दिया, 1/λ से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ हमने किया न्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, राइट। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। और एक हमने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम CGX यू विम रे, ठीक है, कार्गो डेक्सीवे इन माई रेंज, जिसमें मैंने आपको बताया इधर को फ्रीक्वेंसी और इधर को लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो जरा टेक आउट योर असाइनमेंट, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ब्लैक बॉडी भी है, ब्लैक बॉडी के क्वेश्चन, सो लेट मी एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी टू यू एज वेल। चलो, ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी वो मटेरियल है जो एक परफेक्ट अब्जॉर्बर होता है। इट परफेक्टली अब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस विच फॉल इनटू इट। उसमें एक टाइनी होल होगा जिसमें से हीट अंदर ट्रैप करेगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेगी और बाहर एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। सो आइडियल ब्लैक बॉडी जो है दैट एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो इट इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड उसमें से जितनी भी हैं वो एमिटर भी, परफेक्ट अब्जॉर्बर पहले तो परफेक्टली अब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा, ठीक है। ओके, अब हाँ जी, क्वेश्चंस मैं बताती। इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास दी है गामा, ये गामा है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है और एक्सरे है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप यहाँ देख रहे हो वेवलेंथ का पूछा है, तो सबसे ज्यादा माइक्रो का आएगा, ठीक है, माइक्रो मतलब बी सबसे ज्यादा, फिर इंफ्रारेड विच इज सी, फिर उसके बाद एक्स रे विच इज डी, एंड उसके बाद गामा रेज विच इज ए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपकी ऐसे बन जाती है। फटाफट जरा करो, ये जो भी अभी बोर्ड पे ही लिखा है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फटाफट, आई गिव यू 5 minutes, विल डिस्कस आफ्टर दैट।
हाँ जी, असाइनमेंट नहीं मिली है? मेडिकल वालों को मिल गई है? मेडिकल 11th मेडिकल, हैव यू गॉट द असाइनमेंट? ओके, दे आर शोइंग दिस टू। आपको क्यों नहीं मिली फिर? अपने टीचर को बोलिए, फिर अरेंज करवाएंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, ठीक है? आपके पास है अल्ट्रावायलेट, आपके पास है रेडियो, आपके पास है एक्सरेज, और आपके पास है विजिबल, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? ये इधर गामा की, एक्सरे की, ठीक है? कम है माइक्रो और रेडियो वगैरह, ठीक है? तो इसमें आप इसको ऑर्डर में जब पुट करोगे, तो सबसे पहले आएगा रेडियो, फिर आएगा विजिबल, फिर आएगा अल्ट्रावायलेट, और फिर आएगा एक्स रेज, ठीक है? क्योंकि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करनी थी, और आपका ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है? फिर है रिलेशनशिप बिटवीन, कहता है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड न्यू, ठीक है? अब न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा है। ये कहता इफ वेवलेंथ डबल्स, अगर वेवलेंथ डबल होगी, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसके इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर आप इसको डबल करोगे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाएगी, इट गेट्स हाफ्ड, ठीक है? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड frequency. So your answer is B, that frequency gets halved. Fourth question है speed of light c is equal to nu into lambda. If nu increases, lambda, अब c और nu का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर न्यू बढ़ेगा तो लेमडा। न्यू पूछे, क्या पूछे? इफ न्यू इंक्रीजेस लेमडा विल, अच्छा न्यू और इसका पूछा है। अगर न्यू बढ़ेगा तो लेमडा डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके आओगे, दिस बिकम सी अपॉन लेमडा। अगर न्यू बढ़ेगा तो लेमडा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन को नहीं मिली है, तो आप इनको घर पे ट्राई करना। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ रेडबर्ग फॉर्मूला का, ठीक है? पर ये क्वेश्चंस आप, ये जो मैंने बोला, ये एक पेज, इसको अगर आप ध्यान से याद करोगे, आपके सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज याद करने किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये वैल्यूज याद करनी है, एच की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी और लेमडा का। इस पे एमसीक्यू आता है, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? आगे तो जो बड़े क्वेश्चंस होंगे, जब और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो, तो मर्ज हो जाते हैं, 3-4 पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है? अदरवाइज इस पेज से आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कर लिया था हमने, जस्ट रेज योर हैंड्स। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया था लास्ट टाइम।
या नहीं किया था? बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है दोबारा? रेज योर हैंड्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाऊं या कर लिया था हमने बेटा? प्लीज टेल मी। You हाँ want जी। to do it again? Photoelectric effect. You have done in the previous class. You want to do it once again? No, ma'am. They don't want to do it once again. They have already done. ओके You have. फाइन। ठीक है, थैंक यू। देन वी विल डू रिडबर्ग फॉर्मूला, राइट? रिडबर्ग करें, स्पेक्ट्रम करें, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके ठीक है, फाइन। तो स्पेक्ट्रम में हम करते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब प्रिज्म से लाइट पास करती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब हम दो तरह के पहले तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीजें हैं, ये टॉपिक है, एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर ये टॉपिक्स आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसमें आप एनालिसिस करते हो चीजों की। एक बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनमें आप उस कंपाउंड को पुट करके उनके ग्राफ्स ऑब्टेन करते हो, जिसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और वो ग्राफ बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। वो कंपाउंड्स की डिटेक्शन इतनी एक्यूरेट होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग के अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वैसे ही हर कंपाउंड के लिए भी अलग पीक ऑब्टेन होती है और बहुत एक्यूरेटली हम कंपाउंड्स की डिटेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे पास दो तरह की जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका बेसिक क्या है कि जैसे अगर मेरे पास मान लो NaCl है, ठीक है, मैं NaCl को हीट करती हूँ और इसमें से जो रेडिएशंस निकली उसको प्रिज्म से पास करती हूँ, और एक डार्क फोटोग्राफिक प्लेट पे, डार्क फोटोग्राफिक प्लेट पे इन रेडिएशंस को ऑब्टेन करती हूँ। तो जैसे मेरे पास ये वेबग्योर इस वेवलेंथ में मुझे मिलेगा, तो मुझे NaCl को हीट करके इस वेबग्योर के येलो वाले वेवलेंथ में कुछ येलो लाइंस मिलेंगी, जो कि NaCl ने एमिट की हैं, बिकॉज NaCl इज येलो इन कलर। ठीक है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है जो इस सब्सटेंस ने हीट किया, जिस वेवलेंथ की लाइट इसने एमिट की वो मुझे इस डार्क फोटोग्राफिक प्लेट में मिल जाएगी। NaCl येलो है, तो येलो रीजन में मुझे कलर्ड बैंड्स, फोटोग्राफिक प्लेट पे कलर्ड बैंड्स, येलो लाइंस ऑब्टेन होंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी NaCl को हीट करके प्रिज्म से पास करने से पहले मैंने यहाँ पर कोई अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दिया, जो इन इसके कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर इन रेडिएशंस को मैंने आगे जाने दिया और ऑब्टेन किया एक कलर्ड बैंड पे, जिसमें मेरे पास ये विबग्योर है। तो ये ठीक है, ये येलो लाइट तो एमिट करेगा, लेकिन अब मुझे इस कलर्ड बैंड पे डार्क लाइंस ऑब्टेन होंगी। ठीक है, इस कलर्ड बैंड पे, जैसे ये पूरा येलो रीजन था, तो इस कलर्ड बैंड पे डार्क लाइंस ऑब्टेन होंगी। लेट्स से मैं यहाँ पर, ये मेरा येलो रीजन है, बाकी भी कलर्ड है ये बैंड, ये मेरा येलो रीजन है। तो जब इसमें
मैं अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस लगा दूंगी तो वो येलो कलर अब्जॉर्ब हो जाएगा जिस वेवलेंथ को ये रेडिएट कर रहा है, और यहाँ पर मुझे डार्क कलर की लाइंस ऑब्टेन होंगी क्योंकि उसका कलर अब्जॉर्ब हो चुका है। सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसमें कलर अब्जॉर्ब हो जाएगा वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जिसमें डार्क फोटोग्राफिक प्लेट पे कलर्ड लाइंस मिलेंगी वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ओके। अब इसने जब बोहर ने स्टडी किया था स्पेक्ट्रम के बारे में, उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था जैसे अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस ले लेते हो और वही इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हैं, हाई वोल्टेज बैटरी लगाई है और वैक्यूम पंप लगाया है। ठीक है, जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस करोगे तो आपको जो ऑब्टेन होता है स्पेक्ट्रम, उसमें आपको बहुत सारी लाइंस ऐसे ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, you'll get लाइंस, कैसे थोड़े थोड़े सेट ऑफ लाइंस आपको ऑब्टेन होती हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। ठीक है, इन लाइंस को स्पेसिफिक नेम दिया गया था। सबसे पहले तो बाल्मर ने इनको नोटिस किया था, और क्योंकि ये लाइंस सिर्फ ये वाली विजिबल रीजन में आती हैं तो उनको यही वाली लाइंस दिखी थी, जो कि वैसे सेकंड सेट ऑफ लाइंस है, और इसको उन्होंने बाल्मर सीरीज बोला था। उससे पहले वाला सेट ऑफ लाइंस ये लाइमन सीरीज है, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी साइलेंट फंड और हमफ्री सीरीज भी होता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। इट्स ओके है, यहां तक आप कर लेंगे। लेकिन ये कहता है कि ये जो लाइंस हैं, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप ये देखते हो सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में शेल्स हैं। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतनी सारी लाइंस कैसे हैं? तो ये कहता ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये किसी भी शेल तक जा सकता है और फिर फॉल बैक करेगा। पहले जंप करके ऊपर जाएगा, फिर फॉल बैक करेगा। ठीक है, अब जंप करने से पहले वो जिस भी शेल में है वो आपका N1 होगा। जैसे अभी ये फर्स्ट शेल में है तो ये N1 इसका 1 हुआ। ठीक है, फर्स्ट शेल में है ये लाइमन वाला, N1 इसका 1 हुआ, इसका N2 होता है, इसका N3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी शेल में जो उस वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है एंड इट फॉल्स बैक टू द लोअर वन। किसी भी शेल तक जो जा सकता है जितनी एनर्जी मिलती है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट में फॉल बैक करता है। आपको इसमें ये देखना है कि वो कौन सी शेल में इनिशियली था और कौन सी शेल में गया। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका N1 जो है, अगर ये जंप कर रहा है यहां से यहां तक, तो इसका N1 है 1 और इसका N2 है 4। ठीक है, तो इनिशियली वो कहाँ था, बाद में कहाँ गया, वो आपको N की वैल्यूज इसमें नोट करनी होती है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने होता है। और सबसे पहले तो बाल्मर फॉर्मूला बना था, उसमें उसकी जो शेल है जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना था वो है ही सेकंड शेल। ठीक है, क्योंकि उसको फर्स्ट शेल का यहाँ पर ये फर्स्ट लाइंस का पता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं दैट इज रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला जिसमें हम न्यू बार वेव नंबर ये निकालते हैं, और रिडबर्ग कांस्टेंट विच इज 109677, और हमने ये देखना है कौन सी शेल से इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल पे गया। तो ये है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज wave number, this is Rydberg constant,
ठीक है, ये है जहां पर भी इलेक्ट्रॉन इनिशियली था। ठीक है, ये इनिशियल शेल हो गई, और ये जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, दिस इज फाइनल शेल। तो इनिशियल से शेल से फाइनल शेल पे वो जाएगा। ठीक है, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा, 1/लैम्डा। ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, तो आप लिख सकते हो, बस इसमें आपको लिखना क्या, वैसे तो मेन, हाँ इसमें जो इनका मेन ट्विस्ट होता है क्वेश्चंस में, वो थोड़ा सा आपको ट्रिक करते हैं कि अगर मान लो आप आपका इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी है, किसी भी शेल में है, ठीक है, यहाँ पर है आपका अगर इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ वर्ड्स वो स्पेसिफिक यूज करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट लाइन पे जा रहा है। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब कि जहां पर वो ये है उससे पहली लाइन जो होगी उसमें जा रहा है। अगर वो ऑलरेडी 1 में है तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ नेक्स्ट लाइन, कि उससे फर्स्ट जो भी आ रही है, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो गई, नेक्स्ट लाइन 2 हो गई। ठीक है, अगर वो बोलता है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लिमिटिंग लाइन पे जा रहा है, लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन क्या हुई, लिमिटिंग लाइन हुआ इन्फिनिटी, कि अगर वो पहले मान लो 1 पे है तो उसके बाद वो निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा एंड इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बोलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम एनर्जी से जंप कर रहा है, तो अगर मिनिमम एनर्जी से जंप कर रहा है, पहले अगर 1 पे था, मिनिमम एनर्जी से 2 पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर वो बोल रहा है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम एनर्जी से जंप कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी से अगर जंप कर रहा है तो वो N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या उसने कौन सा जंप बोला है, कहां पर वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका रेडबर्ग फॉर्मूला का होता है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। रेडबर्ग कांस्टेंट के जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है। ओके, उसके बाद हमारे पास है, हाँ ऐसे अल्फा लाइन भी बोल सकता है, अल्फा लाइन का भी मतलब होता है अगली लाइन। ठीक है, फिर है हमारे पास बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। रिडबर्ग फॉर्मूला के बाद आता है नेक्स्ट बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें कहता है कि जो नील बोहर था, ही वाज फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कैसा दिखता है और स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है वो नील बोहर ने बताया था। ठीक है, तो ही वाज फर्स्ट टू गिव स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, जिसमें इसने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है दे मूव इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, न्यूक्लियस एट सेंटर एंड electrons move in circular paths। ठीक है, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड इसने बोला था, सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स्ड, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं या ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी
states, right? फिर जैसे अभी हमने किया था स्पेक्ट्रम के स्टडी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मल अपनी जगह पर है जहां इसको होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब ये जहां होना चाहिए वहीं पर है, अपनी ओरिजिनल जगह पर, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल या किसी भी लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर स्टेट पे जाएगा, उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहां पर ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और जिस स्टेट में जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसमें जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या है, उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। E1 से E2 पे जाएगा, चेंज इन एनर्जी होगी, उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डेल्टा ई जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की ना, वही डेल्टा ई इसमें एच न्यू के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जैसे इस पे छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी ओरिजिनली एनर्जी होगी वो E1 आप लिख दोगे, ये जो बाद में एक्साइटेड स्टेट में होगी वो E2 लिख दोगे। E2 माइनस E1 जो है दैट इज डेल्टा ई। ठीक है, ओके इसमें देखो, जैसे हाइड्रोजन का आप अगर सोचो कि इसका तो एक ही शेल होता है, शेल कोई फिजिकल बाउंड्री तो नहीं है। हम एक एक पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, वो एक अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, कोई ऐसे फिजिकल बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि कुछ बना हुआ है वहां पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, वो बस एक अट्रैक्शन की वजह से एक सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन वो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो आगे पीछे भी जा सकता है। ठीक है, आगे जाएगा, जंप करके हायर लेवल पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं जिनको हम ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स के फॉर्म में बोलते हैं कि अच्छा इस इतने दूर जा सकता है, इतनी दूर जा सकता है। ये सारे इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं। और बोहर ने इन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया था, एक फॉर्मूला दिया था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है जिस भी नंबर ऑफ शेल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और पाई 22/7 है। ठीक है, तो ये सारे बोहर के पोस्टुलेट हैं। उन्होंने रेडियस भी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था। आई होप यू रिमेम्बर, दैट वाज r इज इक्वल टू a नॉट इंटू n स्क्वेयर। r है रेडियस ऑफ एटम, a नॉट है 52.9 पिकोमीटर, कांस्टेंट है ये। ठीक है, पिकोमीटर, और n है जिस भी शेल का आप रेडियस निकालना चाहते हो उसका स्क्वायर। तो ये रेडियस भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए भी उन्होंने हर चीज के लिए एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, पर इससे आगे करने के पहले आई वुड सजेस्ट आप अपनी असाइनमेंट लेके जो पीछे का है, जो फॉर्मूलाज मैंने आज आपको करवाए उनके क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, फिर आगे मैं बोहर के नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी वो बोहर मॉडल के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।